Okay, good afternoon, class. In the previous lecture, we have discussed up to, I think, हमने ये सब कर लिया था. क्लोजर एसोसिएटिव हो गया था. सो यहाँ से पढ़ना था ना. यस, एनी वन ऑफ यू. कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने? कम्यूटेटिव हो गया था. ओके, आई थिंक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तक हम लोगों ने कर लिया था. इज इट सो? Okay, so moving ahead, earlier we have discussed two properties. One is called closure property and the other one is called associative property. In closure property, we have to ensure that for any AB belongs to the set S, A star B also belongs to S. यानी किसी भी दो एलिमेंट के लिए उनको ऑपरेट करने से जो रिजल्ट है वो भी सेम सेट को बिलोंग करना चाहिए. दूसरा हमने डिस्कस किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये है कि अगर जो है हम तीन एलिमेंट ले ए बी और सी, तो उस केस में जो ब्रैकेट्स का एसोसिएशन है उससे रिजल्ट में चेंज नहीं होना चाहिए. यानी कि ए स्टार विथ इन ब्रैकेट बी स्टार सी विल बी इक्वल्स टू विथ इन ब्रैकेट ए स्टार बी स्टार सी. So this is called to be as associative property. Now moving to the third one, that is commutative property. Here we are saying that an operation star on a set S is called to be as commutative or will satisfy the commutative property if for all elements A and B in S, A star B equals to B star A. यहाँ पे S जो है वो सेट है और स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है. तो उसके लिए हमें ये चेक करना है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए. इट मीन्स द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेंड्स विल नॉट इफेक्ट द रिजल्ट. तो दिस इज कॉल्ड टू बी एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ as you all know, the addition of two numbers, यानी कि two integers, it is always commutative. In the same way, the multiplication of two integers, it is also commutative. दो नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, रिजल्ट में चेंज नहीं होगा. जैसे कि 4+5 और 5+4 वैल्यू सेम आती है. ऐसे ही दो नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट सेम रहेगा. दैट इज 4 × 5, 5 × 4, बोथ आर 20. ठीक है. Now, here we are saying that subtraction and division operations are not commutative. जैसा कि आप देख सकते हो 3 - 7 जो है 7 - 3 के इक्वल नहीं होता. ऐसे ही 4/2 जो है 2/4 के इक्वल नहीं होता. तो that's why we are saying that the subtraction and division operations are generally not commutative operations. Now moving to the fourth property, that is called identity element. This identity element states that each thing is identical with itself. जैसा कि आप जानते हो लॉ ऑफ आइडेंटिटी, तो सभी चीजें अपने आप से आइडेंटिकल होती हैं. ओके. और इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आइडेंटिटी एलिमेंट को डिफाइन किया गया है कि अगर कोई सेट एस है और बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, तो इन दैट केस वी हैव टू फाइंड आउट एन एलिमेंट ई सच दैट ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल्स टू ए for all A belongs to S. It means what? If we are operating with that identity element with the set element, then we will always get the same element or same value. यानी अगर हम किसी एलिमेंट से ऑपरेट करें और रिजल्ट में कोई चेंज ना हो, तो उस एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोल रहे हैं. ठीक है. तो हियर an element E is called a left identity or a right identity according as E star A equals to A. अगर ये है
तो ई जो है लेफ्ट आइडेंटिटी कहलाएगा, और ए स्टार ई इक्वल्स टू ए है तो उस केस में ई जो है राइट आइडेंटिटी कहलाएगा, जहाँ पे ए जो है वो सेट एस का एलिमेंट है। तो ये जो ई लेफ्ट में ऑपरेट हो रहा तो लेफ्ट आइडेंटिटी, राइट में ऑपरेट हो रहा तो राइट आइडेंटिटी। लेकिन अगर ये कम्यूटेटिव है तो लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल, सेम। ठीक है, तो हियर वी आर सेइंग द एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो, क्योंकि किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करने से रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हियर वी आर सेइंग दैट जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो वन होता है, क्योंकि किसी भी नंबर्स में या किसी भी इंटीजर में, ठीक है, अगर हम वन से मल्टीप्लाई करें तो उसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होता। ओके, now here we are saying that suppose E is a left identity and F is a right identity for an operation star on S, then E equals to F. And this is saying because this is a theorem which states that for any algebraic structure S star, the identity element, if exist, is always unique. यानी किसी भी अलजेब्रिक सिस्टम के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमेशा एक और केवल एक ही वैल्यू होगा। इफ इट एग्जिस्ट देन इट इज अ सिंगल वैल्यू, अदरवाइज इट डज नॉट एग्जिस्ट। या तो नहीं होगा, लेकिन अगर है तो यूनिक होगा। ठीक है, now the fifth property, that is called inverse element. Here in inverse element we are saying if there is a operation star on the set S, तो हम सेट S ले रहे हैं और बाइनरी ऑपरेशन स्टार ले रहे हैं, तो उस केस में S के सभी एलिमेंट्स का हमें इनवर्स फाइंड आउट करना होता है। और इनवर्स हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो इनवर्स के लिए ये बोला गया है कि किसी भी एलिमेंट A का इनवर्स B होगा whenever A star B equals to E, where E is the identity element। ठीक है, तो अगर हमें किसी एलिमेंट A का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो हमें B की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी जिसके लिए A स्टार B जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो। So if we know the identity element, then we can compute inverse by this way. So then we can say A and B are inverse to each other. अगर A star B, B star A ये जो है E के इक्वल है, तो then A and B are called to be as inverse to each other. ठीक है? Now here जो मैंने अभी बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, that is observe that if B is inverse of A, then A is inverse of B, and therefore this relation is symmetric, and we can say that the elements A and B are inverses. ठीक है, तो A जो है अगर B का इनवर्स है तो इसका मतलब B जो है वो A का इनवर्स है, and that's why we are using the term A and B are inverse to each other. ठीक है, तो now how to compute this? So if you consider the set of real rational numbers, that is set Q, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय रेशनल नंबर? बताओ, ये तो फिफ्थ स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स को पता होगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बताया था P अपॉन Q का रेशियो सेम नहीं हो। P अपॉन Q का वो P अपॉन Q का मतलब फैक्टर सेम ना हो। अच्छा, चलो कुछ सही है, थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट करना है। ओके, एनीवन एल्स? सर वो P अपॉन Q फॉर्म में और नॉन जीरो। ओके, बेसिकली रेशनल नंबर जो है एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q where P and Q have no common factors। ठीक है, एंड Q इज नॉन जीरो, ये कंडीशन है। यहाँ पे किसी भी नंबर को अगर हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके जहाँ पे P और Q इंटीजर्स हैं
और उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन इट इज कॉल्ड टू बी एज रेशनल नंबर। यानी जितने भी इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर होंगे, जितने भी फ्रैक्शनल नंबर्स हैं जो p अपॉन q के, जैसे 2/3, 5/8, 7/9, तो ये सभी क्या है, रेशनल नंबर्स। तो जितने भी फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, जितने भी आपके इंटीजर्स हैं, ये सभी जो है रेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला क्या कि अगर हम रेशनल नंबर का सेट कंसिडर करें तो उसके लिए, और बाइनरी ऑपरेशन अगर हम प्लस का लेते हैं, एडिशन का लेते हैं, तो उस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0। क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर में 0 को ऐड करने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, वो चाहे इंटीजर नंबर हो या वो चाहे जो है आपका फ्रैक्शनल नंबर हो, अगर हम उसमें 0 ऐड करते हैं तो उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो दैट्स वाई 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इन द सेम वे अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ले रहे हैं तो उस केस में उस रेशनल नंबर का जो सॉरी, अब हम बात कर रहे हैं पहले इनवर्स की बात कर लेते हैं। आइडेंटिटी तो हम बता ही चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आइडेंटिटी अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन के लिए तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जहां तक इनवर्स की बात है, किसी भी रेशनल नंबर का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, वो उसका निगेटिव पार्ट होगा अगर पॉजिटिव नंबर है तो। ठीक है, जैसे अगर कोई नंबर है 3 तो उसका इनवर्स होगा -3, या अगर कोई नंबर है 2/3 तो उसका इनवर्स होगा -2/3, क्योंकि 2/3 और -2/3 को ऐड करने से आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिलता है। ठीक है, तो by this way we can define the inverse for each element of set q with binary operation plus. In the same way अगर हमें inverse define करना हो with binary operation multiplication तो क्या होगा, तो अगर हमें 3 का इनवर्स लेना है तो 3 का इनवर्स क्या होगा, हम ऐसा नंबर लें जो सेट क्यू को बिलोंग करता हो और जिसको मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि 1 मिलता हो। तो अगर हमें 3 का इनवर्स चाहिए तो क्या होगा, 1/3, क्योंकि 3 और 1/3 दोनों ही रेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर -3 है तो उसका इनवर्स क्या होगा, -1/3, क्योंकि -3 को -1/3 से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट 1 आता है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो बाय दिस वे यू कैन कंप्यूट इनवर्स फॉर अ गिवन सेट विथ द बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखो आप, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो पूरे अलजेब्रिक सिस्टम के लिए एक होता है, यूनिक होता है। इसी तरीके से जो इनवर्स होता है वो हम सेट के सभी एलिमेंट्स के लिए इंडिविजुअली डिफाइन करते हैं, और एक एलिमेंट के लिए जो इनवर्स होगा अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक एलिमेंट के लिए एक से ज्यादा इनवर्स हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि 3 का इनवर्स 1/3 है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि 3 का इनवर्स 1/3 और 2/3 दोनों हो जाए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द इनवर्स फॉर एन एलिमेंट इफ एग्जिस्ट इज ऑलवेज यूनिक। ठीक है, तो हमने 5 प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिए, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट। इस 5 प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो अल्जेब्रिक सिस्टम्स हैं उनको हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि सेमी ग्रुप, मोनाइड, ग्रुप, रिंग्स एंड फील्ड्स। तो ये कुछ अल्जेब्रिक सिस्टम्स हैं हमारे सिलेबस में। ये केवल 5 अल्जेब्रिक सिस्टम्स हैं, तो इसलिए हम इन 5 की ही बात कर रहे हैं, बाकी को हम डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, so we have to talk about what is semi group, what is monoid, what is group, what is ring, what is field. ठीक है, and these all are classified based on the properties we have studied earlier, that is closure property, associative property, identity element, inverse element and commutative property. ठीक है,
तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सेमी ग्रुप को. Here we are saying any algebraic system S star is called to be a semigroup if it follows closure property and associative property. यहाँ A नहीं है, ये S होना चाहिए, ये गलत है. सेट हमने S लिया है ना, तो S होना चाहिए. This is S. ठीक है. तो here in simple we can say if an algebraic system follows closure property and associative property, then it is called to be as a semi group. तो सेमी ग्रुप के लिए आपको ये दो प्रॉपर्टी वेरीफाई करने पड़ेंगे. पहला क्लोजर. क्लोजर का मतलब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग्स टू एस. इन द सेम वे एसोसिएटिव के लिए आपको चेक करना होगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, ए स्टार विथ इन ब्रैकेट बी स्टार सी इज इक्वल्स टू विथ इन ब्रैकेट ए स्टार बी एंड देन स्टार सी. तो अगर ये दो प्रॉपर्टीज ट्रू हैं, देन वी कैन से द गिवन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज सेमी ग्रुप. Okay, here we are. जैसे कि n प्लस ये एक सेमी ग्रुप है. n मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n प्लस मीन्स द बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन. तो ये एक सेमी ग्रुप है. सेमी ग्रुप क्यों है? क्योंकि ये क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी को शो करता है. क्लोजर की बात करें तो दो नेचुरल नंबर को ऐड करने से जो रिजल्ट होगा वो भी नेचुरल नंबर ही होगा, और दो जो नेचुरल नंबर्स का एडिशन है वो एसोसिएटिव होता है. तीन नेचुरल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो, रिजल्ट हमेशा सेम ही रहेगा. तो इसलिए हियर वी आर सेइंग दैट इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी as well as associative property, hence n plus is a semigroup. n क्रॉस का मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है. बताओ ये भी सेमी ग्रुप होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर हम दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट जो होगा दैट इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर. इन द सेम वे जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. तीन नेचुरल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लो, रिजल्ट में चेंज नहीं होगा. ठीक है. तो ब्रैकेट्स के एसोसिएशन को चेंज करने से रिजल्ट चेंज नहीं होता. तो दैट्स व्हाई दिस इज अ सेमी ग्रुप. ओके. अगर हम इसकी बात करें n माइनस यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, तो ये सेमी ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई नहीं करता. क्योंकि दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से रिजल्ट में आपको नेचुरल नंबर मिले, ये कंपलसरी नहीं है. जैसे 2 - 3 करो तो -1 होता है. -1 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. ठीक. तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ सेमी ग्रुप. गॉट दिस? जो दूसरा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है दैट इज मोनाइड. तो हियर वी आर सेइंग दैट any algebraic system S star is called to be as monoid if it follows three properties: closure, associative and identity element. ये A नहीं है, सेट हमने यहाँ S यूज किया है, तो सब जगह आप S कर लेना, है ना. ये गलती से A लिख गया. दिस इज S. सेट हमने S लिया है तो S की बात कर रहे. ठीक है. तो यहाँ पे मोनाइड हमने डिफाइन किया. तो मोनाइड में क्या है? हमें क्लोजर प्रॉपर्टी देखनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखनी है, और आपको आइडेंटिटी एलिमेंट भी चेक करना है. यानी इन सिंपल वी कैन से अ सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉल्ड टू बी एज मोनाइड. अगर सेमी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट भी है तो वो मोनाइड कहलाएगा, क्योंकि सेमी ग्रुप में हम ये दो प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं और एडिशनली हमें ये तीसरी प्रॉपर्टी यानी आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना है. तो देन इट विल बी अ मोनाइड. ठीक है. तो ये मोनाइड का डेफिनेशन है. पहले मैंने आपको सेमी ग्रुप बताया. सेमी ग्रुप में हम दो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, क्लोजर और एसोसिएटिव. फिर मैंने आपको मोनाइड बताया, इसमें हम तीन प्रॉपर्टी देख रहे हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है. तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं. जैसे हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को कंसिडर करें z प्लस को. ठीक. तो उस केस में z प्लस
बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के साथ और मल्टीप्लिकेशन के साथ सेमी ग्रुप है, क्योंकि दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एडिशन पॉजिटिव इंटीजर होता है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन वो भी पॉजिटिव इंटीजर होता है। दैट्स व्हाई इट इज फॉलोइंग क्लोजर प्रॉपर्टी। और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हमेशा एसोसिएटिव होते हैं, तो दैट्स व्हाई इट फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड देयरफॉर दिस इज अ सेमी ग्रुप। ठीक है। नाउ अगर हम z प्लस विथ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये मोनाइड भी है, क्योंकि यहाँ पे वन जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है जो सेट z प्लस को बिलोंग करता है, तो इसलिए ये एक मोनाइड भी होगा, बिकॉज इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एज वेल एज हैविंग आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1. 1 is a positive integer which belongs to this, and therefore this is the identity element. Okay. फिर अगर हम n प्लस की बात करें तो n प्लस जो है वो सेमी ग्रुप तो है, लेकिन ये मोनाइड नहीं है। मोनाइड क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा, लेकिन 0 हम नेचुरल नंबर नहीं मान रहे, since 0 is not a natural number, and therefore n plus is not having identity element, and therefore it is not a monoid. ठीक है, तो सेमी ग्रुप तो है लेकिन मोनाइड नहीं है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। 0 के अलावा आप कोई भी नेचुरल नंबर जब आप ऐड करोगे तो वैल्यू हमेशा चेंज हो जाएगा, इसलिए इसमें जो है आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, और देयरफॉर दिस इज नॉट अ मोनाइड, क्योंकि मोनाइड होने के लिए तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। एनी क्वेरीज अप टू नाउ? Anyone having any queries till now, you can ask. मैंने आपको 5 प्रॉपर्टीज बताए और उसके बाद ये दो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स का डेफिनेशन बताया, सेमी ग्रुप क्या है और मोनाइड क्या है। यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हो। Okay, so moving ahead, let us consider another example. Here we are saying the set of natural number is a monoid with respect to multiplication. क्यों? क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्योंकि नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अगेन अ नेचुरल नंबर, दैट इज a star b belongs to n for all ab belongs to n, and therefore multiplication is a closed operation with set n. ठीक है, ऐसे ही आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए लिखोगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो एसोसिएटिव होता है, क्योंकि अगर हम कोई सा 3 नंबर ए बी और सी ले लें नेचुरल नंबर, तो उसके लिए ए स्टार बी स्टार सी ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल होगा। यहाँ पे स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और ए बी सी जो है ये 3 नेचुरल नंबर है। ओके, ओके, in the same way identity element, तो one is belonging to the set n, वन जो है सेट n का एलिमेंट है, और वन ऐसा एलिमेंट है अगर हम इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। तो ए स्टार वन, यहाँ स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो ए इंटू वन इक्वल्स टू वन इंटू ए, एंड दैट इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू n. Therefore, 1 is the identity element, and hence it follows this property also.
और क्योंकि ये क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर वी कैन से द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज अ मोनाइड। ठीक है, तो देयरफॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ मोनाइड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। Okay, so moving ahead, let me take one more example. Let us say S denote a set having 4 elements A, B, C, D. ठीक है, और ये दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं जिनका डेफिनेशन हमने दे रखा है इस टेबल से। मैंने आपको बताया था जब भी हमारा सेट अगर फाइनाइट होगा तो उसके लिए हम एक कंपोजिशन टेबल बना सकते हैं जिसको हम ऑपरेशन टेबल भी बोलते हैं, जिससे हम उस बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस टेबल को देख के आप ये बता सकते हो कि ए स्टार ए की वैल्यू ए है, ए स्टार बी की वैल्यू बी ए है, ए स्टार सी की वैल्यू ए है, ए स्टार डी की वैल्यू ए है, एंड सो ऑन। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन है, और ये जो है उसी सेट एस पे दूसरे बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन है। पहले बाइनरी ऑपरेशन को स्टार बोल रहे हैं, दूसरे बाइनरी ऑपरेशन को हमने डॉट बोल रहे हैं, जिसका डेफिनेशन हमने इस कंपोजिशन टेबल से दिया हुआ है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो सेट एस है वो स्टार ऑपरेशन के साथ मोनाइड है या डॉट ऑपरेशन के साथ मोनाइड है, इस टेबल को देख के। ठीक है, तो हाउ टू डू दिस? तो सबसे पहले मोनाइड होने के लिए आपको क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करना होगा। देखो, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इस टेबल में जो भी रिजल्ट है वो क्या है, या तो ए है या बी या सी या डी, इन चार के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट एस, एक्स स्टार वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट एस, क्योंकि इसकी वैल्यू या तो ए है या बी है या सी है या डी है। ठीक, इन द सेम वे अगर हम दूसरे बाइनरी ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि फॉर एनी एक्स वाई, एक्स डॉट वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट एस, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट में आपको ए बी सी डी इन चार के अलावा कोई पांचवी वैल्यू नहीं मिल रही। ठीक है, तो क्लोजर तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं, क्या इस टेबल पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू है? ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा, ये अगर एक्स वाई जेड जो है तीन एलिमेंट हैं तो हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि एक्स स्टार वाई स्टार जेड it must be equals to x star y star z. This must be true for any x, y, z of set S. Then only we can say that the star operation is associative for set S. ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो स्टार ऑपरेशन यहाँ पे जो है उसका डेफिनेशन क्या है। तो इसमें देखो आप, जब हम ए से ऑपरेट कर रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा ए आ रहा है, बी से ऑपरेट कर रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा बी आ रहा है, सी से ऑपरेट कर रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा सी आ रहा है, डी से ऑपरेट कर रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा डी आ रहा है। तो इसी तरीके से एक्स स्टार वाई की वैल्यू क्या होगी? इट इज ऑलवेज एक्स। यस और नो? एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी हो, एक्स स्टार वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी? एक्स के बराबर। जैसे मान लो एक्स को हमने रख दिया ए, वाई को रख दिया डी, तो ए स्टार डी की वैल्यू क्या है? ए। अगर हम एक्स को ए रख रहे हैं तो वाई की वैल्यू कुछ भी हो, एक्स स्टार वाई हमेशा क्या होगा? एक्स के बराबर ही हो। अगर आप x को a रख रहे हो तो रिजल्ट हमेशा a आएगा। x को हम
बी रख रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा बी आएगा, एक्स को हम सी रख रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा सी आएगा, एक्स को हम डी रख रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा डी आएगा, ड्यू टू दिस टेबल। इस टेबल को देख के मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए एक्स स्टार वाई की वैल्यू हो गई एक्स। अब बचा एक्स स्टार जेड, तो एक्स स्टार जेड की वैल्यू क्या होगी? तो दूसरा ऑपरेंड कुछ भी हो, रिजल्ट हमेशा पहले ऑपरेंड के इक्वल होगा, इसलिए एक्स। राइट हैंड साइड को अगर कंप्यूट करें तो ये वैल्यू हो गई एक्स स्टार। वाई स्टार जेड की वैल्यू क्या होगी? तो ये हमेशा पहले ऑपरेंड के इक्वल है, यानी कि वाई। और एक्स स्टार वाई की वैल्यू क्या होगी? तो ये हमेशा पहले ऑपरेंड के इक्वल है, एक्स। तो इसलिए हमने देखा क्या कि ये क्वांटिटी जो है वो इसके इक्वल है। एक्स वाई जेड की कोई भी आप वैल्यू ले लो, इसके लिए ये ट्रू होगा। एंड देयरफॉर वी कैन से दैट इट फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Star operation is associative on set S. ठीक है। एंड देयरफॉर क्योंकि ये एसोसिएटिव भी हो गया, क्लोजर है ही, तो इसलिए ये सेमी ग्रुप होगा। एस जो सेट है बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ, ये एक सेमी ग्रुप है। ठीक, जरा दूसरे को चेक कर लेते हैं, डॉट वाले को, क्या ये एसोसिएटिव है? तो आप चेक करोगे तो आप ये फाइंड आउट करोगे कि ये जो सेकेंड वाला बाइनरी ऑपरेशन है, ये तो पहले की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज अ सेमी ग्रुप, क्योंकि क्लोजर भी है और एसोसिएटिव भी है। जब हम दूसरे बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा। उसका मैं एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है, देखो। पहला ऑपरेंड अगर हम बी ले लें, दूसरा ऑपरेंड हम सी ले लें और तीसरा ऑपरेंड हम जो है सी ले लें, तो ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू जो है सी के बराबर है और ये वैल्यू जो है बी के बराबर। जबकि एसोसिएटिव होने के लिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम होना चाहिए। दिस इज जस्ट फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन। एक वैल्यू लेके हमने ये फाइंड आउट किया कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये एसोसिएटिव नहीं होगा। देखो, बी डॉट सी की वैल्यू क्या होगी? तो बी डॉट सी का मतलब ये, यहां से मिलेगा बी डॉट सी की वैल्यू, दैट इज ए। तो यहाँ पे ए आ गया। और ए डॉट सी की वैल्यू क्या होगी? तो ये ए है और ये सी है, तो ए डॉट सी मतलब सी हो गया। सर, हाँ शुभांशी। ये वाली टेबल किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, जो हम लोग मतलब ये जो दिया हुआ है दूसरा ग्रुप, ये किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो मे बी अगर हम इसकी जगह कोई और वैल्यूज लेते तो शायद वो काम नहीं, कर जाता है। पहली बात, ये एक एग्जाम्पल है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना। तो टेबल आपको गिवन है ना, उसके लिए हम प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, ठीक है। बट सर अगर हम कुछ और कंसीडर कर लेते चेक करने के लिए और वो बिल्कुल। कर जाता तो? अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि ये जो वैल्यूज मैंने ली है वो कुछ और ले लें तो? हाँ, और कहीं वो कहीं कर गई, क्योंकि मतलब ये हाँ, श्योर है क्या कि नहीं करेगी तो कोई नहीं करेगी, या इस बात नहीं के नहीं नहीं नहीं, चांसेस है मैं कि? ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई नहीं करेगी। आपने स्टेटमेंट एसोसिएटिव का ध्यान नहीं दिया। स्टेटमेंट में हमने ये बोला है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, ए स्टार विथ इन ब्रैकेट बी स्टार सी मस्ट बी इक्वल्स टू ए स्टार बी ब्रैकेट में एंड देन स्टार सी। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी सी के किसी भी वैल्यू के लिए ये ट्रू होना चाहिए। इसका मतलब इसको फॉल्स करने का तरीका क्या है? आप ए बी सी की कोई भी एक वैल्यू ऐसी बता दो जिसके लिए फॉल्स हो, देन वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बट से फिर ढूंढना पड़ेगा कहीं, ऐसा ना हम पहले जो पिक हाँ करे हाँ, वैल्यूज या वो ना यस, मैच करे। दैट इज अ मेन प्रॉब्लम, है ना। तो इसको हम्म। प्रूफ करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम ए बी सी की ऐसी कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करें जिसके लिए ये फॉल्स हो जाए, ठीक है। तो ये ओके थोड़ा सर। टिपिकल है इसमें, ठीक। लेकिन मैं आपको अभी इसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा, उससे ये आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी आप बस इतना समझो कि हमने इस वैल्यूज के लिए दिखाया कि ये इक्वल नहीं है और इसलिए ये एसोसिएटिव नहीं है, क्योंकि एसोसिएटिव होने के लिए सभी वैल्यूज के लिए ये इक्वल होना चाहिए।
और हमने एक वैल्यू आपको ऐसी दिखा दी कि अगर हम x को b रखें, y को c रखें और z को c रखें तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एसोसिएटिव। ओके सर। ओके, तो Yes. ये जस्ट फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन है, ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है जो कि बहुत टिपिकल काम है। तो उसके लिए मैं आपको आगे एक यस सर, प्रोसेस क्योंकि यहाँ बताऊंगा। पे 4 वेरिएबल्स है और हाँ 3 हाँ, वैल्यूज पिक तो करना फिर 4 वैल्यू, रिपीटेशन। तो हाँ दैट विल बी क्वाइट टाइम टेकिंग, और इसमें आपको 4⁴ यानी कि सारी पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ जाएंगी, ठीक है, ओके सर। जो कि बहुत लेंदी टास्क होगा। तो इसलिए आगे मैं आपको एक मेथड बताऊंगा जिससे हम ये चीज कर सकते हैं। अभी आप जस्ट इतना समझो कि ये एसोसिएटिव नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे दिखा दिया कि ये क्वांटिटी इसके इक्वल नहीं है, और क्योंकि ये एसोसिएटिव नहीं है तो इसलिए सेमी ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि सेमी ग्रुप होने के लिए क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी ट्रू होने चाहिए, ठीक है। तो इस एग्जांपल में हमने ये फाइंड आउट किया कि पहला वाला जो टेबल था स्टार का वो एसोसिएटिव है, और दूसरा वाला जो टेबल दिया है हमको डॉट का ये एसोसिएटिव नहीं है, तो इसलिए सेमी ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो सेमी ग्रुप नहीं है तो मोनाड तो कभी नहीं होगा, क्योंकि मोनाड होने के लिए सेमी ग्रुप के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे हम 3 प्रॉपर्टी चेक करते हैं, 2 ये और प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो ये मोनाड तो नहीं है दूसरा वाला। अगर हम फर्स्ट की बात करें, ये स्टार वाले की, तो ये सेमी ग्रुप है, तो हम मोनाड के लिए चेक कर सकते हैं कि मोनाड है या नहीं, और मोनाड के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। तो बताओ क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है? इस टेबल को देखो, क्या आप बता सकते हो कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं? हमें एक ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करना है जिससे सभी एलिमेंट्स को जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तो रिजल्ट में चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल लेट अस से इफ वी आर सेइंग ए इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो उस केस में हम ये एंश्योर कर रहे हैं कि ए स्टार ए जो है ए के इक्वल होगा, बी स्टार ए जो है बी के इक्वल होगा, सी स्टार ए जो है सी के इक्वल होगा, डी स्टार ए जो है डी के इक्वल होगा, ठीक। देन ओनली वी कैन से दैट ए इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक। तो यहां पे इस टेबल में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ठीक। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम ए को आइडेंटिटी एलिमेंट बोल भी रहे हैं फॉर एग्जांपल, या बी को या सी को या डी को, तो उस केस में ये प्रॉपर्टी कभी ट्रू नहीं होगी। प्रॉपर्टी हमें क्या देखना है, ये डेफिनेशन आइडेंटिटी का, कि ए स्टार ई मस्ट बी इक्वल्स टू ई स्टार ए and that is equals to A, where A is the element of set S. तो A के लिए 4 पॉसिबिलिटी है, इट कैन बी A, B, C, D, और E जो है वो इन चारों में से कोई एक एलिमेंट, तो ऐसा कभी ट्रू नहीं होगा। जैसे आप देखो A स्टार A इस टेबल में क्या है, A है, B स्टार A क्या है, B, सी स्टार ए क्या है, सी, डी स्टार ए क्या है, डी। तब तो आप कहोगे क्या कि ए जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें देखो डेफिनेशन में ये लिखा है, उसके साथ ये भी लिखा है। तो ए स्टार ए है, ठीक है, बी स्टार ए बी है, ठीक है, लेकिन क्या बी स्टार ए जो है ए स्टार बी के इक्वल है? नहीं है। नहीं है ना, क्योंकि बी स्टार ए की वैल्यू बी है और ए स्टार बी की वैल्यू ए है, तो ये गलत हो गया ना। फिर यहां पे हम बोल रहे हैं ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए, और यहां पे क्या है, दैट इज नॉट ट्रू। इसी तरीके से अगर हम सी स्टार ए की वैल्यू देखें तो सी है, लेकिन ए स्टार सी की वैल्यू क्या है, ए है, तो यहाँ सी है और यहाँ ए है, दैट इज अगेन नॉट ट्रू।
ठीक, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट हैविंग आइडेंटिटी एलिमेंट। लेकिन अभी मैं इसके बाद बताऊंगा कि इसी टेबल से हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। ठीक, तो ये मेथड मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो इसलिए ये सेमी ग्रुप तो है लेकिन मोनाइड नहीं है, और ये सेमी ग्रुप ही नहीं है तो मोनाइड तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो बाय दिस वे वी कैन फाइंड आउट। ग्रुप्स को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो, यू कैन आस्क। एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी क्वेरीज अप टू दिस? मैंने आपको No. दो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बताया, एक सेमी ग्रुप और दूसरा मोनाइड। सेमी ग्रुप में हम दो प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, एक क्लोजर और दूसरा एसोसिएटिव। मोनाइड में हम तीन प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, एक क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव और तीसरा आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, और एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखो, जब भी सेट आपका फाइनाइट है तो उस केस में आपको कंपोजिशन टेबल ड्रॉ करना कंपलसरी है। अगर सेट आपका फाइनाइट है तो आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसी टेबल से हम सभी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर सकते हैं, जो मैं आपको कल की मतलब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इस कंपोजिशन टेबल से डायरेक्ट हम पांचों प्रॉपर्टी कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक, डेफिनेशन से तो चेक कर ही लोगे, डेफिनेशन मैंने लिखा दिया आपको पहले पिछले स्लाइड्स में, पांचों प्रॉपर्टी को जो पढ़ाया था तब। ठीक है, लेकिन अगर आपने टेबल बना लिया तो टेबल से हम डायरेक्ट इन पांचों प्रॉपर्टी को एक लाइन में वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये मेथड जो है आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट ग्रुप्स व्हिच इज द नेक्स्ट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ओके, ओके, थैंक यू ऑल, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वन।